हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एक्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। ये हमारी यूपीएससी की ईपीएफओ की एक स्पेशल वीडियो है। इसको मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और ईपीएफओ क्या है, अगर आपको उम्मीद है पहले से पता होगा, आपने फॉर्म के लिए इसके लिए पहले ही अप्लाई कर दिया होगा। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं पता है या आपको इसके न्यू डेट को लेकर काफी आशंकाएं हैं, तो हम उसे दूर कर देते हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, यूपी 2020 में, पहले हम आपको लेके चलते हैं 2020 में। 2020 में क्या हुआ, यूपीएससी जो की दो एग्जाम थे, एक थे सिविल सर्विस जिससे कि आईएएस बनते हैं, एक सिविल सर्विस का एग्जाम था, और दूसरा था यूपीएससी का ही ईपीएफओ। यूपीएससी का दूसरा एग्जाम ईपीएफओ था। अब इसमें क्या था, ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है। तो हम ये जो सीएससी का एग्जाम होने वाला था, ये होने वाला था 31 मई 2020 को। ये 31 मई 2020 को होने वाला था एग्जाम, और ये ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला था 4 अक्टूबर 2020 को। लेकिन फिर आया कोविड आया। अब हुआ क्या कोविड के बाद कि जब देश में लॉकडाउन लगा 23 मार्च से, तो उसके बाद काफी अस्त व्यस्त स्थिति हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या होने वाला है आगे। इसी में यूपीएससी ने भी क्या किया, अपनी प्रेस रिलीज जारी करके यूपीएससी सीएससी के एग्जाम को टाल दिया और फिर उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। बाद में हालांकि फिर कई बार इसकी कई मीटिंग बैठी, और जो 31 मई को एग्जाम होने वाला था सीएससी का, वो एग्जाम टल के चला गया 4 अक्टूबर 2020 को, और उस दिन ये एग्जाम हुआ भी। तो 2020 में 4 अक्टूबर चला गया, तो आपको पता होगा पहले से। अब क्या हुआ कि ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला था पहले, उस डेट को हो गया सिविल सर्विस का एग्जाम, तो ईपीएफओ का एग्जाम भी टल गया। तो अब क्या है कि अब जब ईपीएफओ का नया डेट आया, तो ईपीएफओ का नया डेट आया 9 मई को ईपीएफओ का नया डेट आया, और 9 मई को एग्जाम होने वाला था 2021 में। अब हम आ गए 2021 में। सिविल सर्विस तो जैसे था वैसे चल रहा था, लेकिन 2021 में हम आ गए। अब ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो मई 2021 के लिए टल गया। अब 9 मई को होने वाला था ये एग्जाम, लेकिन अब फिर कोरोना की सेकेंड वेव आई और इंडिया में काफी तबाही मचा दी। फिर वही कोविड की सिचुएशन। अब क्या था कि ये एग्जाम फिर से 9 मई को टल गया है, अब एग्जाम नहीं हुआ। तो अब ये एग्जाम की नई डेट आएगी, और अभी इसके बारे में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ कह दी गई है कि जब भी एग्जाम होंगे तो 15 दिन यानी 15 डेज पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्जाम इस दिन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम किस चीज का वेट करेंगे? हम किसी चीज का वेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम ईपीएफओ को लेकर, हालांकि तमाम वीडियो अभी यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप इसको देखिएगा, समझिएगा चीजों को कि चीजें किस तरह से चल रही हैं, और आगे हम इसी लेवल पे आगे बढ़ के हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जैसे अभी हम लेके आए हैं आपके सामने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो उसी तरह से इसमें चेंजेस भी हुए थे। बाद में अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद नया एक्ट आ गया 2010 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 ये आ गया। ये हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फ्रेंड्स, फिलहाल हम इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं, और आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम ऑल इंडिया, ये हमारा पैन इंडिया नंबर है 8811833329। आप इस पर जाके व्हाट्सअप करके हमारे एग्जीक्यूटिव जो कि 18 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, उससे आप कोई भी शर्ट पैंट टी शर्ट जींस कुछ भी ऑर्डर करने को कह सकते हैं। आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी घर पे हो जाएगी 9 डेज। विद इन 9 डेज आपके घर में प्रोडक्ट, आप इंडिया में कहीं पे भी हो, 9 दिनों के अंदर आप प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं, और फ्री डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वादा है आपसे। तो हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप उनसे कर सकते हैं कि मुझे शर्ट देखना है, तो आपको हमारे एग्जीक्यूटिव शर्ट की फिक्स दे देंगे। आप उसको से देख के सेलेक्ट करके फिर आपसे जो डिटेल मांगा जाएगा वो आप डिटेल दीजिएगा, और फिर आप ऑर्डर दीजिए। फिर कैश ऑन डिलीवरी आपके पास जब हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तभी आप ऑर्डर करिएगा। रिच गाय पे आप जाके देख सकते हैं वैसे कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, उसमें भी समय समय पे हमारे प्रोडक्ट अपडेट होते रहते हैं। वहां भी आप मैसेज करके मैसेंजर के थ्रू आप अपनी बात बता सकते हैं हमें कि हम ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, और हाँ, आपको वहां पे भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स का पूरा समर्थन मिलेगा, वो भी 18 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम चीजें हैं। अब आपको क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करना कर सकते हैं, यह हमारा रिच ग्रुप का सिंबल है। और अब हम चलते हैं टिस्का पे। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पे अभी बात चल रही थी, और अभी जो नया एक्ट आया है इसको लेके आने वाला है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट
2010 इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था। अभी हम इस अमेंडमेंट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे। और तब तक के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह यूपीएससी की ईपीएफओ की हमारी एक नई पहल है। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसके बाद ये आप बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। अब देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जानने से पहले हम ये देखते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए, कोई बिजनेस, व्यापार, ट्रेड और या अंडरटेकिंग, जिसे उपक्रम भी कहते हैं, जिसे ज्यादातर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये वर्ड अंडरटेकिंग बार बार आता है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हमने कई बार सुना होगा। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जैसे हमारा बैंक, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, भारत सरकार का उपक्रम कहा जाता है उसको। या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई, या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, या इसमें कॉलिंग सर्विसेज भी इंक्लूड है। कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें इसमें मौजूद है। ये एक्चुअली जो कॉलिंग ऑफ द एम्प्लॉयर है, ये बेसिकली है बीपीओ सर्विस। जो बीपीओ सर्विस होती है, जो कॉल सेंटर की जॉब जिसको कहते हैं, ये उसके अंतर्गत आती है। इसमें कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें हैं। और हैंडीक्राफ्ट भी है, और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन हुआ, या अवोकेशन। अवोकेशन का मतलब भी होता है, ये भी बिजनेस का मतलब होता है। अवोकेशन का मतलब बिजनेस ही होता है। वो अवोकेशन ऑफ वर्कमैन है, किसी भी वर्कमैन का अपना बिजनेस होता है, तो वो उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के टर्म से ये हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। आप नोट्स चाहें तो उसके बना सकते हैं। अब चलिए समझते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये डिस्प्यूट क्या होता है। देखिए, बिजनेस में इस वर्ड का यूज काफी हद तक होता है। जब भी कई झगड़े होते हैं तो उसको डिफरेंस, जैसे यहां डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये वर्ड डिफरेंस, या डिस्प्यूट, या कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपको तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब देखने को मिलेंगे, खासतौर पे इंडस्ट्रियल टर्म में। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी डिस्प्यूट यानी कोई भी झगड़ा किसके बीच में हो, जो कि एक डिफरेंस एक तरह से पैदा करता है। किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। यानी कि मान के चलिए कि किसी कंपनी के दो मालिक हैं, उनके बीच में झगड़ा हो गया, जैसे हीरो और होंडा, तो उनके बीच में झगड़ा हुआ, तो हीरो होंडा अलग अलग हो गए, तो ये दो एम्प्लॉयर्स के बीच में हो गया। एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में होगा, यानी कि जो एक एम्प्लॉय था और उसका जो एक उसके अंदर काम करने वाला आदमी था, उसके अंदर में हो गया। फिर एक वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो गया। दूसरा जो कि कनेक्टेड, जो है ज्यादातर कनेक्टेड होता है एम्प्लॉयमेंट के साथ और नॉन एम्प्लॉयमेंट के साथ भी कनेक्टेड होता है। वर्कमैन और नॉन वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी होता है। वर्कमैन और जो एम्प्लॉय जो कि सीधा कनेक्टेड होता है एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि नौकरी को लेके, और नॉन एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी से निकालने को लेके, ये सारी चीजें हैं। और ये कंडीशन होता है लेबर ऑफ एनी पर्सन। मान लीजिए किसी पर्सन को लेके दो वर्कर्स के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, मान के चलिए एक को निकाल दिया जा रहा है जॉब से, तो एक के लिए नॉन एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो गई, और एक को रखा जा रहा है तो उसमें एक के लिए एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो गई। तो इसी को लेके, इसी कड़ी में ये हमारी आगे की चीज होती है। यहीं से इंडस्ट्री में तकरार पैदा होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है। अब देखते हैं कैटेगरी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। देखिए, अगर आपको कोई टर्म्स इसमें लगेगा नहीं समझ में आया तो उसे 2 बार 3 बार देखिएगा इस वीडियो में, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, डबल स्पीड पे देखिएगा। और इससे क्या होगा कि आप जो चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई चीज फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में एग्जीक्यूटिव आए तो आपको समझा देंगे, या उस पर अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। देखिए, कैटेगरी क्या होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। देखिए, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें कई शेड्यूल हैं, तो उसमें हम पूरा एग्जैक्ट आपको शेड्यूल नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सेकेंड शेड्यूल जो इसमें है, उसमें वो डील करता है, वो ज्यादातर उसका मैटर जो उससे रिलेटेड होता है सेकेंड शेड्यूल से, वो होता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स। जो लेबर कोर्ट्स उनके जो अपने अधिकार होते हैं उनके अंतर्गत आता है। और ये आता है राइट डिस्प्यूट्स, जो अधिकारों की लड़ाई होती है उसके अंतर्गत आता है। और इस तरह के डिस्प्यूट में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एक आता है प्रॉपर्टी या लीगैलिटी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी एक संपत्ति से रिलेटेड मान के चलिए कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, यानी कि मतलब कि ये वो चीज है जिससे कि किसी भी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो अपनी धाक जमाता है, उसका अपना एक उसकी अपनी पावर होती है, वो होता है। तो मान लीजिए कि इस तरह के जो कैटेगरी सेकंड शेड्यूल में उसमें जो राइट डिस्प्यूट को दिखाया गया, राइट डिस्प्यूट किस किस चीजों को लेकर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी यानी कि किसी मतलब ये बॉन्ड्स वगैरह को लेकर लड़ाई हो सकता है, कोई एग्रीमेंट को लेकर झगड़ा हो सकता है, या लीगल इशू को लेकर हो सकता है जो कि ऑर्डर पास किया एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, ये एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, ये वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं और कैसे हो सकता है। देखिए एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर होता है जो कि रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन को। मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट का कोई एम्प्लॉयर किसी को एम्प्लॉय अपने यहाँ काम पे रख लिया, लेकिन वो उसकी कंडीशन, उसको प्रॉपर कंडीशन उसको नहीं दे रहा है, या उसके साथ बहुत ही मतलब गलत व्यवहार हो रहा है, या मान के चलिए कि
उसका बहुत शोषण हो रहा है एक तरह से, अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो ये एप्लीकेशन, तो उसका जो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है और साथ में इंटरप्रिटेशन दे सकता है कोई भी इस तरह का ऑर्डर जो कि रेगुलेट करता है ऑर्डर के कंडीशन को। मैंने कोई ऑर्डर ऐसा पास कर दिया जिससे कि वर्कमैन, जैसे मान के चलिए कि कोई कह दिया कि 18 घंटे आपको नौकरी करनी है, तो 18 घंटे कोई कैसे जॉब कर सकता है लगातार, तो ये भी आ जाएगा कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया, निकाल दिया गया या डिसमिस कर दिया गया और वो गलत तरीके से, मतलब रॉन्गली, मतलब उसका कोई गलती भी नहीं था, उसको डिसमिस कर दिया गया बिना कोई कारण बताया या गलत कारण बता के, तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। ये भी कैटेगरी हो सकती है डिस्प्यूट की। इस सेकंड शेड्यूल में सारी चीजें दर्ज हैं। या किसी को जो उसका कस्टमरी कंसेशन होता है, जिसको कंसेशन मिलना चाहिए या प्रिविलेज मिलना चाहिए, उससे उसको हटा दिया गया। मान के चलिए कि किसी कोई, मान लीजिए टाटा है, टाटा अपने अपने आप किसी को रखी, और मान के टाटा जो है वो रखी, उसका नियम बना है कि हम दो लोगों को दो बच्चों को, किसी के भी दो चिल्ड्रंस हैं, उसको हम स्कूल में पढ़ाएंगे और उसका खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में उसने उस प्रिविलेज को हटा लिया क्योंकि मान के चलिए प्रॉफिट में कमी आई या जो भी चीज थी। तो ये आता है विड्रॉल ऑफ, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत आता है। अब अगला देखते हैं, ये इलीगैलिटी या मतलब इलीगैलिटी यानी कि कोई मतलब इलीगल काम वहां पे हुआ, या तो अदरवाइज यानी या उसकी जगह पे स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ। देखिए स्ट्राइक जो होता है वर्कमैन करते हैं, और लॉकआउट भी लॉकआउट जो करते हैं वो उनका काम होता है, ये एम्प्लॉयर लॉकआउट करते हैं। लॉकआउट का मतलब होता है कि कोई हमारी बात मानने से इंकार कर दे, तो मालिक क्या करते हैं कि कंपनी बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, जिससे कि जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, मान के चलिए अगर कोई कंपनी 6 महीने के लिए बंद हो जाती है, तो उससे मान के चलिए कि एक जो मालिक है उसके 6 बिजनेस हैं, तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए अक्सर इस तरह के जो भी मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं। तो ये उसमें आ जाता है उस कैटेगरी में। अब और कौन कौन से मैटर हो सकते हैं जिस कैटेगरी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, वो सारे मैटर जो है, अब ये सेकंड शेड्यूल का हमने बता दिया। अब थर्ड शेड्यूल में उसमें मेंशन है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, जो थर्ड शेड्यूल है आईडी एक्ट का है, वो डील करता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। जैसे मैंने बताया कि जो सेकंड शेड्यूल था वो लेबर कोड से रिलेटेड था, अभी जो थर्ड शेड्यूल है वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हुआ, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो एक छोटी मोटी जैसे पार्लियामेंट में कमेटी बनाई जाती है, उस तरह ट्राइब्यूनल भी होते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हुआ जो कि समय समय पर जब भी झगड़े आएंगे तो ट्राइब्यूनल उसको सुलझा लेंगे। तो वो थर्ड शेड्यूल में इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का जिक्र है। अब वो ये किस तरह से काम करते हैं, इसमें क्लासिफाइड किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को किस तरह से, और थर्ड शेड्यूल में क्या क्या चीज आती है वो देखते हैं। पहला देखिए, एक है इसमें कि वेजेस जो होते हैं, मान लीजिए पैसे को लेकर झगड़ा हो, जो तनख्वाह मिलती है उसको लेकर झगड़ा गया, कि इसमें पीरियड भी मेंशन है कि मान लीजिए कोई 2 महीना काम करके उसको 1 महीने की सैलरी दी जा रही है, तो उसको लेके, या मोड ऑफ पेमेंट, मान लीजिए चलिए किसी को कहा गया कि हम कैश देंगे आपको और उसके बैंक अकाउंट में पैसा देने की बात की जा रही है, या उसको यूपीआई ट्रांसफर किया जाए, कुछ भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं, या चेक से दिया जा रहा है जो कि जबकि उसका कोई अकाउंट ही नहीं है, उसके जो एम्प्लॉय मतलब जो वर्कमैन है उसका, यानी जो जॉब कर रहा है, मजदूर जो है। तो ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं। साथ ही साथ कंपनसेटरी, यानी कि जो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, मान लीजिए किसी ने अपना नौकरी में अपना हाथ खो दिया, तो वो भी, तो उसको उसके तरह कंपनी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देती है, उसको जॉब पे रखती है, उसके लड़के को जॉब पे रखती है। वो तरह की चीजें हटा ली गई, और बाकी के अलाउंसेस जो उसको मिलने चाहिए थे वो उसको नहीं मिले। और क्या आता है, हावर्स आवर, जैसे मैंने ये बताया कि 18 घंटे किसी से जॉब करवाइए, या रेस्ट इंटरवल को लेकर, मान के चलिए कि किसी को 5 मिनट का खाली रेस्ट दिया जा रहा है दिन भर में, कि 5 मिनट आप रेस्ट कीजिए खाली, या इसी में आपको खाना जो भी काम करना है फिर आप काम पे लग जाइए। तो ये भी एक तरह से शोषण की कैटेगरी में ही आता है। तो ये वो एक मैनिपुलेशन हो गया। तो ये होता है। या वेजेस और हॉलीडेज को लेकर झगड़ा हो गया, कि मतलब आपने मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी में, मान लीजिए टाटा में 2 दिन के लिए हर महीने 2 दिन की छुट्टी को फ्री में दिया जाता है, मतलब उसका कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। लेकिन मान के चलिए उसका पैसा भी काटा जाने लगा, तो वो हो जाता है। फिर बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेच्युटी का मतलब होता है जब रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा मिलता है एक साथ, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। तो ग्रेच्युटी को लेकर झगड़ा हो गया, ये हो गया। शिफ्ट वर्किंग को, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मान के चलिए कि 10 से 5 कंपनी काम कराती है, ठीक है, 10 से 5 कंपनी का काम का वो एक लीगल जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में पास हुआ है। अब कंपनी कह रही है कि आप शाम को 7 PM से आप 12 PM तक काम करिए, 12 AM तक काम करिए। तो ये कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया गया, लोगों के शिफ्ट ऑर्डर को शिफ्ट कर दिया, और कहीं उनके ऑर्डर में मेंशन नहीं था, और जो उसकी बात नहीं मान रहा है एम्प्लॉयर की, उसको निकाल दिया जाए। तो इस तरह के थर्ड शेड्यूल में के तहत वो अपने केस को दर्ज करा देता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। और साथ ही साथ ग्रेड्स को लेकर भी होता है कि पद जो होता है उसमें, कि किसी का ग्रेड हुआ, किसी को डिजर्व करता था उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो उसको कम मिल रहा है। और रूल्स ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत ये आता है कि मतलब कि किसी के ऊपर जो है डिसिप्लिन को ना मानने का मतलब काम हो रहा है, कि कोई डिसिप्लिन नहीं मान रहा है, या
रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि किसी को जॉब से निकाल देना वर्कफोर्स में, या क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसके वर्क एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर देना, या रैशनलाइजेशन, या भेदभाव करना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं थर्ड शेड्यूल में। अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि कैटेगरी जो होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में जो मेंशन है वो अब उनको उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन उठाएगा मैटर। मान के चलिए पता चल गया कि ये मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का है, अब ये कौन उठाएगा मैटर को। तो देखिए कोई भी पर्सन जो है जो कि काम कर रहा है, वर्कमैन को एम्प्लॉयड है किसी भी इंडस्ट्री में, वो उसमें कोई अप्रेंटिस भी हो सकता है जिसको ट्रेनिंग के पर्पज से रखा गया है, कोई मैनुअल वर्कर भी हो सकता है कि, और कोई अनस्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल ग्रेड या सुपरवाइजर, कोई सुपरवाइजर वर्क के लिए गया था वो हायर, या किसी को ऐसे पर्सन को रखा गया है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को उठा सकता है। लेकिन इसमें कुछ कौन लोग नहीं है, मतलब ये जनरल मिलता है कि इतने लोग, ये कैटेगरी है जिसमें लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में लोग जो भी अपना, जिनके साथ लगता है कोई गलत काम हो रहा है सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल जैसा मेंशन है, तो वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन कौन है ऐसा जो कि आवाज नहीं उठा सकता? जैसे आर्मी हुई, नेवी हुई, एयरफोर्स हुई, पुलिस सर्विस हुई, और मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो होता है प्रशासनिक लेवल पे, ये इस तरह के काम ये नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरी इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अच्छी तरीके से बांटा गया है। अब सवाल है कि किस तरह से उठाया जाएगा। मतलब ठीक है हमको पता चल गया कि कौन उठा सकता है, कौन उठा सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मैटर को। अब कैसे उठाया जाएगा ये सवाल है, हाउ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी वर्कमैन यानी कोई भी जो कामगार होता है, जो भी मजदूर होता है वो, या कोई भी एम्प्लॉय होता है, वो डिस्प्यूट को उठा सकता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, उसके तहत कॉन्सिलिएशन समझौते कराने वाला ऑफिसर जो होता है उसके सामने जो है रख सकता है केस को। किस केस में? अगर उसको डिसमिस किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया है, इस तरह का कोई भी उसके सर्विस के टर्मिनेशन है उस चीज को लेके, और ये डिस्प्यूट जो होता है ये राइज किया जाता है किसके द्वारा? यूनियन या मैनेजमेंट के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सब गलत लगा के उसको डिसमिस कर दिया गलत बोल के, तो वो जाएगा डायरेक्ट यूनियन के पास हो जाएगा, और यूनियन जो है इस मैटर को कंसिलिएशन ऑफिसर के पास उठाएगी। तो ये इस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में मेंशन है कि किस तरह से आखिर कोई मैटर को उठाया जाएगा। आप देखते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर होता क्या है। ये कंसिलिएशन ऑफिसर की जो ड्यूटी है कि आखिर काम क्या कंसिलिएशन ऑफिसर का, ये सेक्शन 12 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक्ट का सेक्शन 12 है उसमें इसका जिक्र है। अब इसमें क्या है कि ये कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल में, वो काम करता है एक प्राइमरी कंसिलेटरी एजेंसी, यानी चीफ लेबर कमिश्नर जो बनाया जाता है, जिस पोस्ट पे रखा जाता है, वो काम करता है प्राइमरी कंसिलेटरी एजेंसी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक रीजनल लेबर कमिश्नर भी होता है सेंट्रल में, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है। एक चीफ हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक रीजनल लेबर कमिश्नर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि काम करता है चाइल्ड चीफ लेबर कमिश्नर के बेस पे सेंटर पे। वो एक्ट कर सकता है कंसिलेटर ऑफिसर के तौर देश के अलग अलग पार्ट में। देखिए जो फर्स्ट में सेकंड में हमने आपको बताया था, इसमें ऑर्गेनाइजेशन द चीफ लेबर कमिश्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट में वो काम करता है एक्ट एज प्राइमरी कंसिलिएशन एजेंसी की तरह काम करता है ये। अब इसमें एजेंसी किस तरह से काम करती है, इसमें कुछ इसके रीजनल मतलब अलग अलग क्षेत्र में ये बात रीजनल लेबर कमिश्नर को और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को जो काम करता है, जो कि चीफ लेबर कमिश्नर की उस एजेंसी के थ्रू वो काम करते हैं कंसिलेटर ऑफिसर अलग अलग पार्ट में उनको भेजा जाता है डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। और कंसिलिएशन ऑफिसर का काम क्या होता है, ये एफर्ट करता है कि किसी तरह की लड़ाई झगड़े को सुलझाया जा सके और सेटलमेंट किया जा सकता है वर्कमैन और मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट यानी कि ये देखिए एक टर्म होता है आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आगे आएगा, तो हालांकि इसको भी हम डिटेल में नहीं समझेंगे, अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ये भी ईपीएफओ में पूछा जाने वाला ये काफी हॉट टॉपिक है। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो वर्कमैन और मैनेजमेंट के बीच का जो झगड़ा होता है या बीच का जो व्यवहार होता है आपस में आपसी तालमेल होता है, वही वर्कमैन और मैनेजमेंट के बीच में डिसाइड होता है, वही इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है। तो वर्कमैन मैनेजमेंट के बीच के एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उस मैटर को सुलझाने के लिए कंसिलिएटर ऑफिसर को सेक्शन 12 के तहत जो उसको अपनी ड्यूटी अदा करनी है उसके तहत इस डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व करता है और सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। अब मान के चलिए कि कोई कंसिलिएटर ऑफिसर है वो फेल हो गया, कि उसकी बात को नहीं माना गया, उसने जो अपना निर्णय दिया उसको कोई नहीं माना, तो उसमें ही प्रावधान है। एक फेलियर ऑफ कंसिलिएशन होता है, FAO जिसको कहते हैं, वो रिपोर्ट जो होता है कि मतलब कंसिलिएशन ऑफिसर गया लेकिन उसकी बात को नहीं, वहां मैटर सॉल्व नहीं, वो सेटलमेंट नहीं कर पाया, वो भेजा जाता है। फेलियर ऑफ कंसिलिएशन का रिपोर्ट होता है, वो भेजा जाता है गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास कहाँ आखिर गवर्नमेंट में कहाँ भेजा जाएगा, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेस्क होता है कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर
लेबर मिनिस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेस्क होता है। जैसे मान के चलिए बहुत बड़ा ऑफिस है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसका है ये, तो इसमें कई तरह के छोटे छोटे डेस्क बन जाते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, क्लेरिकल या इस तरह की चीजें। तो इस तरह के डेस्क होते हैं, तो वो डेस्क आते हैं आईआर, मतलब आईआर डेस्क, इसमें भी एक आईआर डेस्क हुआ, एक दूसरा डेस्क हो गया, तो उस तरह से एक आईडी डेस्क हो गया, तो उस तरह से आईआर डेस्क होता है, उसमें इसको भेज दिया जाता है, फेलियर ऑफ कंसिलेशन रिपोर्ट होता है। अब फिर वहां पे इसको कंसिडर किया जाता है कि रिपोर्ट में क्या है, और ये रिपोर्ट के पास ये क्या कहते हैं, ये इस रिपोर्ट में जो भी काम करना है वो सेक्शन 10 ऑफ आईडी एक्ट यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उसका अच्छी तरीके से मतलब उसके जिक्र है कि किस तरह से अपने काम को करेगा। और या तो ये अब ये क्या करेगा, पहले तो उसको कंसीडर कर दिया, उसके बाद या तो वो उसको रेफर कर देगा उस डिस्प्यूट को एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का मतलब होता है लीगल प्रोसेस के लिए, इसको जो है कोर्ट में इसको दाखिल कर देगा इस चीज को, या वो ये करने से मना कर देगा, उसका कहना वो कह देगा साफ साफ कि जो भी कंसुलेशन ऑफिसर ने कहा वो बिल्कुल सही है, तो उस पर हरी झंडी दे देगा, तो ये हो सकता है। अब देखिए अभी तक क्या है, हमारे देश में टोटल 17 सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट जिसको कहते हैं, ये दोनों का काम करते हैं, ट्राइब्यूनल का भी लेबर कोर्ट्स का भी। ये देश के अलग अलग पार्ट में है, और जिसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो रेफर कर सकते हैं एजुकेशन किसी मैटर को, लीगल मैटर को लीगल तरीके से सुलझाने के लिए। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल CGITs कम लेबर कोर्ट्स हैं, ये न्यू दिल्ली में और मुंबई में 2 CGITs हैं, बेंगलोर में, कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में है। अब यहाँ पे जो मुंबई और कोलकाता है वो डिक्लेयर किया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये क्या है कि क्या होता है जब डिस्प्यूट को कोई भी रेफर किया जाता है लेबर कोर्ट में, जब भी कोई भी डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट में मतलब रेफर किया जाता है, तब क्या होता है, मान लेबर कोर्ट में कोई मैटर आ गया था, और वहां पे क्या होगा वो हमको बताते हैं इसमें। देखिए जब भी कोई मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट में पहुंचता है, तो वहां से एजुकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब उसके बाद दोनों तरफ से, जैसे दोनों तरफ के वकील होते हैं, अपनी तहरीर देते हैं, जब सारी चीजें मैटर सॉल्व हो जाते हैं, और मान लीजिए मैटर सॉल्व हो गया, तो प्रोसीडिंग के अंत में एक अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कि जस्टिस होता है, जैसे अपना जजमेंट देते हैं लोग, उस तरह से एक अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब एक तरह समझिए कि एक तरह से वहां जज की तरह ये काम करते हैं, और ये अवार्ड देते हैं। ये अवार्ड इस बात का सबूत होता है कि मैटर सॉल्व हो गया है, और जीती हुई पार्टी को ये अवार्ड मिल जाता है, मतलब कि जो भी इसको इसका लाभ मिलना चाहिए था, जिसने गलत तरीके से इस मैटर को उठाया था उसको ही अवार्ड मिलेगा, जो सही तरीके से मैटर को उठाएगा, अपने मैटर को उठाएगा। मैटर कई तरीके के हो सकते हैं, तो वो सब इसमें आएंगे। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो अंडर सेक्शन 17 ऑफ आईडी एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत पब्लिश करती है इस अवार्ड को ऑफिशियल गैजेट में। ये बता ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती, पूरा नोटिफिकेशन आता है इसका, पीआईबी पे भी डिक्लेयर कर देगी, पीआईबी पेस्ट इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट की वेबसाइट, इस पे ऑफिशियल गैजेट में पूरा ऑफिशियली इंफॉर्मेशन जनसाधारण में पूरा ये फैला देगी। और ये जो भी रिसीव अवार्ड होता है उसको जब कोई कंपनी जीत जाती है और उसको अवार्ड दे दिया जाता है, कि वो अवार्ड सबूत होता है कि इसने केस किया था और उसने जीता था, उसे 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज, ये जो है सेक्शन 17 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसका जिक्र है कि जब अवार्ड मिलने के 30 दिनों तक के अंदर जो है लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो पब्लिश कर देती है ऑफिशियल गैजेट में कि ये मैटर इस तरह से था और इस मैटर को इस तरह सुलझा लिया गया। अब ये जो अवार्ड होता है ये इन्फोर्सेबल होता है विद इन ऑफ एक्सपायरी, अगर 30 दिन बीत जाते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट के तहत, तो इसको 30 दिन नहीं बीतने चाहिए, 30 दिनों के अंदर ही उसको देना होता है। वो अगर 30 दिनों के बाद कोई नहीं लेता है तो वो इन्फोर्सेबल, उसको इन्फोर्स करके उसको दिया जाता है। वो मान ली कोई पार्टी जीत गई है और हार गई है, मतलब दोनों को एक एक अवार्ड मिल गया, तो मान ली अब वो मानने से मना कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ये सही नहीं है, या वो नाराज है जो हार गई पार्टी, तो उसे 30 दिनों के अंदर जो है उसके पब्लिकेशन में उसको इन्फोर्स की जाती है उसके ऊपर। अब जो रीजनल लेबर कमिश्नर होता है वो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी होता है उस अवार्ड्स का, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी होता है वो, उसका काम होता है इस अवार्ड को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना। अब ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट के अंतर्गत ये आते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं। देखिए स्ट्राइक मैंने बताया था, स्ट्राइक कैसे मजदूर करते हैं मिलके आपस में यूनियन बना के, और एक होते हैं लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो कंपनी बंद कर देता है, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन होते हैं, जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट के क्या होते हैं। देखिए कोई भी वर्कमैन जो है स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, कोई भी वर्कमैन जो है स्ट्राइक पे नहीं जा सकता ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के, और कोई भी एम्प्लॉयर
जो एम्प्लॉयर हो गया वो लॉकआउट नहीं डिक्लेयर कर सकता। इस तरह से रूल क्या क्या है, अगर किसी को डिक्लेयर भी करना है तो उसके रूल क्या है, देखिए ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, अगर मान लीजिए कंसिलिएशन ऑफिसर के पास ऑलरेडी मैटर चल रहा, मान लीजिए 7 दिन 8 दिन, देखिए न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, तो मान के चलिए कि कंसिलिएशन प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय अभी वहां पेंडिंग है, तो वहां पर नहीं जा सकता, बोर्ड के सामने अपनी बात को नहीं रख सकता, और 7 दिन जब प्रोसीडिंग हो जाती, कंसिलिएशन ऑफिसर अपना जो है रिपोर्ट दे देता है, तो फेलियर ऑफ कंसिलिएशन, जैसे मैंने बताया कि एफएओ पास करना होता है, एफएओ को भेजना होता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इंडस्ट्रियल रिलेशन के डेस्क जो है इस चीज को देखती है। तो वो अगर एक बार डिक्लेयर हो गया तो 7 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपील करनी होगी, एफएओ रिपोर्ट सेंड करनी होगी, अगर नहीं करते हैं तो फिर जो जजमेंट हुआ वही माना जाएगा। अब इस तरह से, और या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, मतलब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो जो पेंडिंग है, जो कंसिलिएशन प्रोसेस अभी चल रहा है लेबर कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, नेशनल ट्राइब्यूनल में, तब तक नहीं, मतलब जब तक कोर्ट में मैटर है तब तक जो है कोई भी स्ट्राइक लॉकआउट नहीं कर सकता। और कंक्लूजन जब इसका आ जाता है कि हाँ ये चीज है, तो ऐसा नहीं कि होता है कंक्लूजन के बाद भी वर्कर इस बात को न माने, तो ये 2 महीने तक का टाइम मिलता है कि 2 महीने के बाद जो है कंक्लूजन के प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 2 महीना होता है, ये तब की बात है जब लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल में ये चीज पेंडिंग है। अगर ये सिर्फ एक बोर्ड के सामने पेंडिंग है तो वो सिर्फ 7 दिन लगते हैं, 7 दिन के अंदर आपको अपनी जो भी स्ट्राइक है उसके बारे में आपको डिक्लेयर कर देना होगा। अगर आप स्ट्राइक नहीं करते तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, उस मैटर को लेके तो नहीं कर सकते आप। अब उसी तरह से जब ये मैटर पेंडिंग होता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में, किसके पास, आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर, हर कंपनी एक आर्बिट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग रखती है, और इसका काम होता है, ये बिचौलिए का काम करते हैं, समझौते का काम कराते हैं वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके बीच में, वो उनको होता है। और 2 महीने जब कंक्लूजन आ जाता है कि इस तरह की प्रोसीडिंग का, तब 2 महीने के अंदर, जैसे मैंने बताया कि 2 महीने के अंदर एफएओ दाखिल करना होता है। अगर कोई एफएओ दाखिल नहीं करता है तो वो उस कैटेगरी में वो वापस उस चीज को लेकर स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकता है। जबकि जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जब नोटिफिकेशन इशू हो गया कि अब ये पार्टी जीत गई है, उसे अवार्ड मिल गया, तो 2 महीने के अंदर अगर ये आर्बिट्रेटर इस चीज का करता है, इस चीज की डिक्लेरेशन करता है, अगर उसके आर्बिट्रेटर के पास ये पेंडिंग है इसका कंसिलिएशन का, तो 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के बाद कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है लॉकआउट के लिए। चाहे तो एम्प्लॉयर भी लॉकआउट अपनी कंपनी को बंद नहीं कर सकता है, और ना ही कोई एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की बात मानने से मना कर सकता है। और क्या है कि ड्यूरिंग एनी पीरियड, यानी किसी भी ऐसे पीरियड में जिसमें सेटलमेंट या अवार्ड जो होता है वो अभी ऑपरेशन में होता है, कोई भी मैटर जो है सेटलमेंट ऑफ अवार्ड, मान के जैसे उसमें 30 डेज का उसमें जिक्र किया था, तो वो 30 डेज अभी नहीं हुए हैं, तो अभी अगर 30 डेज अभी बचे हुए हैं तो उस केस में ये चीज नहीं होती है। जो भी सेटलमेंट ऑफ अवार्ड होता है ऑपरेशन में होता है, मतलब अभी मिलना बाकी, तो 30 दिनों के अंदर नहीं कर सकते, 30 दिन की बात कर सकते हैं जब अवार्ड एक बार हाथ में आ जाए कि हाँ इस पर, क्योंकि एक सबूत होता है कि ये कंसोलिडेशन ऑफिसर ने हमको ये रिजल्ट हुआ, इसका ये जजमेंट हुआ और हमें ये मंजूर नहीं, तो हम इसके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, या एम्प्लॉयर कहेंगे कि हम लॉकआउट करेंगे। तो ये एक नियम कानून होता है। तो ये चीजें, स्ट्राइक हुआ चाहे लॉकआउट हुआ, एक नियम कानून से चीजें चलती हैं। पहले फिल्मों में बहुत ऐसा दिखाया गया है, अब अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी ये चीजें चलती हैं। तो अब वर्कमैन का राइट क्या होता है, वर्कमैन का राइट हम समझते हैं इसमें कि स्ट्राइक अगर किसी को जाना है तो उसका अधिकार क्या क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता तथा बिना एम्प्लॉयर को नोटिस देने, स्ट्राइक का नोटिस पहले उसको अपने मालिक को देना पड़ेगा। अभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वो सर्विसेज होती है जिससे पब्लिक डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, जैसे वाटर हुआ, जैसे जल बोर्ड होता है, वो वाटर हुआ, गैस हुआ, जैसे एलपीजी वगैरह हुआ। तो ये सारी चीजें जो है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे होता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। तो वो जो कोई भी एम्प्लॉयर नहीं जा सकता। अब नियम क्या है, देखिए, उसे अगर कोई भी एम्प्लॉयर को अगर जाना है तो उसे कम से कम 6 हफ्ते पहले, स्ट्राइक करने से 6 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा अपने मालिक को कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ये उसके पास अधिकार है। दूसरा, इस तरह की कोई भी नोटिस होती है, इस तरह कोई भी नोटिस देने के 14 दिनों के अंदर वो उसे जो है 14 दिनों के अंदर वो उसे जो है वो स्ट्राइक पे जा सकता है बिना एम्प्लॉय नोटिस के। कोई पर्सन जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई पर्सन जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एम्प्लॉयड है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता बिना एम्प्लॉयर को नोटिस दिए। 14 दिनों के अंदर इस तरह की नोटिस होती है। इस नोटिस को देने के 14 दिनों के अंदर भी एक प्रावधान होता है
अब तीसरा होता है कि जब एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक, यानी कि जो स्ट्राइक, मान लीजिए किसी ने नोटिस कहेंगे हम 27 तारीख को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उसने 27 तारीख को स्ट्राइक किया ही नहीं, तो वो आ जाता है एक्सपायरी ऑफ स्ट्राइक में, तो वो नहीं जा सकता उसमें। तो ये जैसे मैंने बताया 14 डेज सच नोटिस, इस नोटिस के ऐसा नहीं कि देखिए उसने 6 वीक पहले स्ट्राइकिंग के लिए एक नोटिस दे दिया कि 6 वीक पहले, 6 वीक के अंदर हम जो है हम 6 वीक के अंदर वो स्ट्राइक नहीं कर सकता। उसे जैसे उसने बता दिया कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कम से कम 6 हफ्ते पहले का टाइम मतलब उसको लगना चाहिए, 6 हफ्ते बाद ही वो उसका स्ट्राइक कर सकता है। उसी तरीके से 14 जब वो नोटिस देता है, अपनी नोटिस को पेश करता है कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, तो 14 दिनों के अंदर, अब ऐसा नहीं कि 6 हफ्ते पहले का स्ट्राइकिंग कर दिया था और वो पहले ही करने लगा, तो नहीं, 14 दिनों के अंदर स्ट्राइक नोटिस देने से पहले वो नहीं कर सकता है अपना स्ट्राइक। और जब डेट एक्सपायर हो गई है स्ट्राइक की, तभी भी वो नहीं कर सकता है। और अगला वही है सेम कि जो अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में किसी आर्बिट्रेटर यानी कि जो समझौताकार होता है, जो समझौता कराता है, जो बिचौलिया होता है, उसके पास पेंडिंग होता है इस तरह की प्रोसीडिंग को, तो होता है वो तब नहीं दे सकता। और अगर उसके पास पेंडिंग है ये चीज, तो कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता। और यह जो इस तरह की रिपोर्ट का प्रोसीडिंग का जो रिजल्ट आता है उसके 7 दिन के बाद वो नहीं कर सकता। अगर कोई भी पेंडेंसी का कोई भी रिजल्ट आता है तो उसके 7 दिनों के अंदर अंदर उसे स्ट्राइक की सूचना अपने एम्प्लॉयर को देनी होगी। अब देखिए, ये तो हो गया वर्कर का राइट। अब एम्प्लॉयर का राइट क्या होता है? जो भी मालिक होता है उसका, भाई देखिए सरकार डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, एक बैलेंस व्यू बना के। तो इसमें एक तरफ वर्कमैन का राइट है, एक तरफ एम्प्लॉयर्स का राइट है। अब एम्प्लॉयर्स का क्या राइट है? देखिए, कोई भी पर्सन हुआ जो कि एम्प्लॉयड होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता बिना वर्कमैन को नोटिस दिए। देखिए, वर्कमैन उसको लॉकआउट करना होगा, उसे स्ट्राइक तो करेगा नहीं, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर लॉकआउट करेगा, यानी कंपनी को अपने बंद कर देगा कुछ दिनों के लिए। अब क्या इसका नियम कानून है? इसका जिक्र है अच्छी तरीके से इसका पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, इसका एम्प्लॉयर्स के राइट में के सेक्शन में इसका अच्छी तरीके से जिक्र है कि उसे अगर कोई भी एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना है तो पहले उसे वर्कमैन को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का क्या प्रावधान है? देखिए, बिना नोटिस दिए, देखिए 6 वीक, जिसे उसमें था कि 6 हफ्ते पहले, देखिए जैसे क्या है कि कोई वर्कमैन को कोई एम्प्लॉयर है उसको लॉकआउट करना है, तो वो क्या करेगा कि पहले मान कि उसको 27 तारीख को उसने 27 जून को सोचा कि 27 जून को हम लॉकआउट करेंगे, तो 27 जून से ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो उसके 6 हफ्ते पहले उसको अपने जितने भी एम्प्लॉय उसको बताना पड़ेगा कि हम ये कंपनी बंद कर देंगे। और जब वो ये बात डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद या तो उसको 6 हफ्ते पहले या तो 14 दिन पहले उसको ये बात डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम ये कंपनी को बंद करने वाले हैं, यानी 2 हफ्ते पहले। ऐसा नहीं कि तुरंत गया, तुरंत जो स्ट्राइक कर दिया, तुरंत लॉकआउट कर लिया, ऐसा नहीं होता है, उसका एक प्रोसीजर है। या मान लीजिए किसी ने बोला कि 27 जून को हम करने वाले हैं लॉकआउट, अब 27 जून को लॉकआउट उसने नहीं किया और 28 जून आ गया, तो 28 जून को के बाद 29 जून आया और 30 जून आया, तो अब 29 जून से वो नहीं कर सकता लॉकआउट। मान लीजिए 27 जून से उसको करना था और 27 को उसने नहीं किया, तो 28 से नहीं कर सकता वो। अगर 27 उसने नोटिस दिया तो 27 से ही कर सकता है, तो ये नियम है। या कोई भी मैटर जो वही सेम पेंडिंग है, आर्बिट्रेटर के पास कोई भी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, तब वो नहीं कर सकता है। और जब वो आर्बिट्रेटर जो अपना रिजल्ट दे देता है उसके 7 दिन बाद, यानी 7 डेज आफ्टर नहीं कर सकता। यानी कि जो कोई भी आर्बिट्रेटर हुआ, वो बिचौलिया हुआ, वो बता देता है कि हाँ मतलब इस तरह की चीजें वो अपने प्रोसीडिंग में लेके अपना एक जजमेंट दे देता है, तो उस जजमेंट के 7 दिनों के अंदर अंदर ही एम्प्लॉयर्स को लॉकआउट करना होगा। अगर 7 दिन तक लॉकआउट नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर मैटर को लेके दोनों के बीच में मैटर सॉल्व हो गया है और अब एम्प्लॉयर अपना कंपनी बंद नहीं कर सकता, लॉकआउट नहीं कर सकता है। अब अगर मान के चलिए, देखिए चीजें होती हैं, कंपनसेशन क्या दिया जाएगा एक वर्कमैन को क्या कंपनसेशन मिलेगा? देखिए, जब भी कोई भी वर्कमैन होता है, अब देखिए वर्कमैन यहाँ से समझते हैं कुछ बदली वर्कमैन जैसे बदल दिया, जैसे आज कोई और आया, कल कोई और आया, एक हफ्ते में कोई, फिर अगले 1 हफ्ते तक वही मजदूर चला, फिर उसके बाद बदल दिया गया। तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखा गया ये चीज। तो ये बदली वर्कमैन हुआ, और या कोई भी कैजुअल वर्कमैन हुआ जिसका नाम जो है मस्टर रोल में है। देखिए, जब भी कोई वर्कमैन होता है, ये अदर देन बदली वर्कर या कैजुअल वर्कर को इसमें और बदली वर्कर को इसमें गिनती नहीं किया गया है। जो बाकी के जो वहां के मतलब एक तरह से वहां का परमानेंट स्टाफ कर लीजिए, वो मस्टर रोल में। मस्टर रोल क्या है, वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? मस्टर रोल का यूज किया जाता है आर्मी में, सेना में जो सेना जितने भी टुकड़ियां होती हैं और जो उस टुकड़ियों के अंदर होते हैं उसका एक नामावली, एक उसकी एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है, और उसी लिस्ट में को मस्टर रोल कहते हैं आर्मी में, और वही वर्ड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो उसका नाम जब भी कोई वर्कमैन हो, बदली वर्कर कैजुअल वर्कर इसमें काउंट नहीं है।
और उनका नाम, उन वर्कमैन का नाम मस्टर रोल्स में है। वो मस्टर रोल है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के, और जिसमें एम्प्लॉय कम से कम 50 या उससे ज्यादा वर्कमैन हो, वो एवरेज वर्किंग डे में काम करते हैं, और वो 1 साल, मतलब उनको 1 साल कम से कम हो चुका हो उस कंपनी में पर्टिकुलर काम करते हुए सर्विस में, भले कंटिन्यूअसली या रुक रुक के उन्होंने काम किया हो, लेकिन 1 साल तक उन्होंने लगातार काम किया हो, और उन्हें एम्प्लॉयर जो है पूरे दिन का पैसा देगा, कि जब से वो उसको उस जिस दिन वो छोड़ रहा है उस दिन का भी पैसा जोड़ के पूरा पैसा उनको, अगर उनको निकालना है तो कंपनसेशन के तौर पे देगा। एक्सेप्ट इसमें वो पैसे में से क्या क्या काटेगा, वो काटेगा वीकली जो भी हॉलीडेज होते हैं उसमें जो पैसा होता है वो नहीं देगा वीकली हॉलीडे का पैसा, और जो भी उसको कंपनसेशन देगा वो उसका जो बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस होता है, बेसिक वेज और डियरनेस अलाउंस, जैसे कई अलाउंस मिलकर एक तनख्वाह बनती है, तो उसी तरह से एक बेसिक वेजेस यानी कि जो उसका तनख्वाह है और डियरनेस अलाउंस दोनों को मिला के जितना बनता है उसकी तनख्वाह, उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही देगा, 50% ही उसको कंपनसेशन के तौर पर देगा उसे निकालने से पहले, वो इस चीज का कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन के तौर पे उसे, आप मोटी मोटा ये समझिए कि जब भी कोई वर्कमैन जो होता है, इसमें कैजुअल वर्कर नहीं इन्वॉल्व है, वो जिनका नाम मस्टर रोल में है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के मस्टर रोल में है, ऐसे 50 से उससे ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो उसका एवरेज वर्किंग डे जो एवरेज वर्किंग डे उसका है, जो कि कम से कम 1 साल उसने काम किया हो कंटिन्यूअसली, या मान के चलिए कि रुक रुक के भी उसने काम किया, तो भी अगर 1 साल तक वो लगातार उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो उसे एम्प्लॉयर दिया जाएगा, तो एम्प्लॉयर जो उसे पूरी जितना भी पैसा उसको पेड करेगा उसमें हॉलीडे को हटा देगा, और उसका बेसिक वेज और डीएनएस अलाउंस मिला के 50% पैसा, 50% रुपया उसको देगा, जो उसके वेजेस में और डीएनएस अलाउंस को मिला के आता है। जितनी भी उसकी अगर मान ली 15,000 तनख्वाह बनी तो उसको 7,500 रुपया देगा। ये होता है कंपनसेशन का एक प्रोसीजर। अब देखिए हम ये बताते हैं कि कौन से ऐसी कंडीशन होती हैं जो रिट्रेंचमेंट होती है, किसी को निकालने से, वर्कमैन को निकालने, किसी को वर्कमैन को काम से निकालना, तो उसके पहले जो प्रेसिडेंट, उससे पूर्व जो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं उसको देखते हैं। देखिए कोई भी वर्कमैन जो होता है जो कि कंटिन्यूअस सर्विस में कम से कम 1 साल तक, 1 साल से कम ना हो, 1 साल से ज्यादा ही हो, बल्कि वो अगर निकाल दिया जाता है उसे एम्प्लॉयर के द्वारा, उसे नहीं उसे जो 1 साल तक लगातार काम कर लिया उसको नहीं निकाला जा सकता जब तक, देखिए जब तक वर्कमैन को नोटिस ना मिल जाए, उसे नोटिस ना मिल जाए, उसको जो एम्प्लॉयर उसको नोटिस ना लिख के उसको इंडिकेट करे, उसका कारण भी बताए कि जिस कारण से उसको जो है निकाला जा रहा है, और उसको उस तरह की नोटिस दी जाए, और उसके एवज में उसका पेमेंट भी उसको दिया जाए कि उसको निकाला जा रहा है। लेकिन जब अब तक का जितना पेमेंट, मान लीजिए 14 तारीख को उसको निकाला जा रहा है, तो 1 से लेकर 14 तारीख तक का जो भी पैसा होता है वो उसे दिया जा रहा है, और वेजेस फॉर नोटिस देता है, वेजेस जो भी वेजेस मिलते हैं उस नोटिस के हिसाब से उसको पैसा देता है वो। अब दूसरा क्या है, कोई भी वर्कमैन होता है वो कंपनसेशन पेड करता है, जो कि 15 दिन का उसका एवरेज सैलरी होता है, उसके हिसाब से हर कंप्लीटेड ईयर के कंटिन्यूअस सर्विस के साथ, या कोई भी पार्ट जो कि 6 महीने तक उसने काम किया हो, उस चीज में 15 दिन का एवरेज पे तो उसको कंपनसेशन उसको देना ही देना है। अब मान के चलिए जो नोटिस होती है वो प्रिस्क्राइब मैनर में सर्व, मतलब उसको अच्छी तरीके से सर्व की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या इस तरह की अथॉरिटी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, इस तरह की संस्थाओं के द्वारा, जो कि स्पेसिफाइड की गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, एक नोटिफिकेशन जारी किए बिना किसी भी वर्कमैन को कोई भी इंडस्ट्री को निकाल नहीं सकती। तो इस तरह की प्रोसीजिंग है पूरा। अब अगर देखते हैं, अगर क्लोज डाउन या क्लोज डाउन जिसको हम लॉकआउट भी कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई वर्कमैन एम्प्लॉय है वो क्या किया कि बंद कर दिया अपना, मतलब लॉकआउट कर दिया कंपनी को, तो उस पर अगर वो बाद में मान लीजिए पूरा कॉन्सुलेशन प्रोसेस सब कुछ हुआ, उसके बाद अंत में गिल्टी करार हो गया, एम्प्लॉयर जो होता है वही उसी के ऊपर सारा ब्लेम आया, तो कंपनसेशन क्या मिलेगा उस केस में, कंपनसेशन क्या मिलेगा वर्कमैन को? तो देखिए जब भी कोई अंडरटेकिंग यानी भारत सरकार का जो उपक्रम, जैसे बैंक वगैरह हुई, वो बंद होती हैं किसी कारण के साथ, तब जो भी वर्कमैन होता है, जो भी सर्विस में जो कि 1 साल तक वहां काम कर चुका है, वो अगर अचानक से क्लोज हो जाए तो उसे नोटिस जरूर मिलना चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो भी प्रोविजन होता है वर्कमैन, जैसे मैंने पिछला जिक्र किया, उसके हिसाब से उसे, जैसे मैंने बताया कि 50% उसका डीएनएस अलाउंस और बेसिक वेज के हिसाब से मिलता है, तो वो उसको मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि जब अंडरटेकिंग जो होता है वो क्लोज डाउन, जब उसको बंद किया जाता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, मान लीजिए कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें उसको बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो वहां का मालिक है उसके कंट्रोल में नहीं है। कोई कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए चलिए कि कुछ ऐसी आपदा है कि पूरा बैंक ही गिर गया
अब मान के चलिए कि वो बैंक किसी और जगह एम्प्लॉयर नहीं खोलने की स्थिति में है प्रेजेंट में, तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस उसके सामने आ गए, तो उस समय कंपनसेशन जो उसको दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का दिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए 10 साल के महीने में ही कोई किसी को निकाल देता है तो उसे सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च का देगा, पूरे साल का पैसा उसको नहीं देगा। तो ये एक तरह से कंपनसेशन का एक प्रोसीजर होता है। ये टाइम वाइज केस वाइज मैटर डिफर कर सकता है, इसमें कोई भी मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमने एक एक चीज आपको डिटेल में समझाया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, माफ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन ये समझाना जरूरी था। अभी हम 2010 इसका जो नया अमेंडमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 2010 का, वो हम वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और देखिए जो हम ईपीएफओ की सीरीज चला रहे हैं अभी, जो प्रेजेंट में ये हमारी पहली वीडियो है, उसमें हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को बढ़ा दिया। ऐसे अगर आप लाइन से सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन और जैसे ईपीएफओ में इंपॉर्टेंट क्या है, 3 चीजें हैं जो बेसिक, जो कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 3 चीजें या 4 चीजें उनको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं? एक तो है देखिए उनका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो उनको अलग से पढ़ना होगा, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हो गया, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना होगा, तो ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आएगा लेबर लॉस पढ़ना होगा। ये सारी चीजें देखिए हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको टुकड़े टुकड़े में ही लेकिन पढ़ाएंगे आपको वीडियोस हमारी समय समय पर अपलोड होती रहेंगी इसकी। और बाकी अगर आप एक लाइन से देखना चाहते हो तो कई ऐसे यूट्यूब चैनल मौजूद हैं जो कि हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो वो लेबर लॉज और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आप एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। और साथ ही साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है सोशल पॉलिसी। हाँ, सोशल पॉलिसी और सिक्योरिटी जो होती है वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल पॉलिसी या स्कीम हुई और सोशल पॉलिसी स्कीम हुई या सिक्योरिटी हुई, सोशल सिक्योरिटी हुई, तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर समय समय पे हम आपको वीडियो लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ईपीएफओ के एग्जाम से पहले सारे टॉपिक एक एक करके आ जाए। जैसे अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लाए हैं, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 हमारी अगली वीडियो लॉन्च होगी ईपीएफओ की सीरीज में, जिससे कि आप समझ सकें कि जो अभी जो हमने आपको पढ़ाया उसमें और 2010 के में क्या अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था, लेकिन हाँ कुछ टर्म्स आगे पीछे हो गए थे, बाकी चीजें सेम थी, इसीलिए हमने उसको इसमें कवर नहीं किया। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, उसकी वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी। फ्रेंड्स ये सारी चीजें थी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा पैन इंडिया का नंबर है, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। रिच गाय पे जाके आप इस पे फेसबुक पे हैंडल पे जाके आप देख सकते हैं हम किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा वहां पे हमारे रिच गाय के पेज पे, और टिस्का को भी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह आप ध्यान मेक श्योर हो जाएगा कि ये सब्सक्राइब जिस तरह ये दिख रहा है उस तरह आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे। और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आपको समय समय मिलती रहे। और अगर आप 8811183329 पे अपना नंबर सिर्फ और सिर्फ YT लिख के भी अगर भेज देते हैं तो उसमें YT के केस में हम आपको जब भी YouTube से कोई वीडियो हमारी आएगी तो वो हम आपको वीडियो को हमारे एग्जीक्यूटिव जो वहां बैठे रहते हैं वो आपको भेज देंगे 8811183329 पे 8329 पे। अगर कोई भी हमारी वीडियो लॉन्च होती है और इस वीडियो पे इस नंबर को अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिएगा और YT बस आप उस पर टाइप कर देते हैं और हमें भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं इस नंबर पे, तो हमारी कोई भी वीडियो लॉन्च होगी तो आपको उस वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा, या कोई भी हमारे नया प्रोडक्ट होगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन रिच ग्रुप की पहले ही दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज था हमारी। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप किस टॉपिक का किस एग्जाम को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और कुर्ती कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।